नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट रानौली में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भौतिक विज्ञान देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान का यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक देखा था और आज हम मोशन गति स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन सबसे बेसिक टॉपिक था, उसके बाद में मोशन गति का टॉपिक आता है। गति पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। पहला है दूरी, तथा विस्थापन। दूरी और विस्थापन की बात करें तो दूरी क्या है? जैसे ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। कोई व्यक्ति यहां से यहां जाता है, और यदि विस्थापन की बात करें, यदि ये बिंदु A है, ये B है, कोई व्यक्ति यहां से यहां जाता है। यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये सीधा रास्ता चयन करता है, संभावना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता कोई व्यक्ति है वो घूम फिर के इधर से जाना चाहता है, तीसरा व्यक्ति है वो कोई और कहीं से ऐसे घूम फिर के जा सकता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कई रास्तों का उपयोग किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उस दौरान आपकी बाइक कितने किलोमीटर दर्शाती है? वो क्या है? आपके द्वारा चली गई दूरी क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उस समय आपकी बाइक अर्थात आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर दर्शाती है? वो क्या है? आपके द्वारा चली गई दूरी। जैसे यदि इधर से यहां जाएंगे रास्ता नंबर 1 से, तो आपकी बाइक सबसे कम 2 नंबर से जाएंगे तो उससे ज्यादा किलोमीटर दर्शाएगी, 3 से जाएंगे तो उससे ज्यादा दर्शाएगी। अर्थात आपकी बाइक किसके आधार पर किलोमीटर बताती है कि आप कौन से रास्ता आपने चूज किया, वो तो उस रास्ते को नापते हुए चलती है। तो दूरी में हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है? चले गए रास्ते की लंबाई। दूरी क्या होती है? चले गए रास्ते की लंबाई। और यदि विस्थापन की बात करें, बिंदु A से बिंदु B तक जाए, तो आप चाहे किधर से ही जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जो सबसे छोटा रास्ता या फिर दोनों बिंदुओं के मध्य की जो एकदम से सीधी दूरी है, वही क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। बाकी आप चाहे किधर से ही जाएं उससे कोई दिक्कत या कोई मतलब नहीं है। विस्थापन क्या है? जो रास्ता नंबर 1 है उसी की लंबाई को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन। अब क्या है? तो विस्थापन के लिए क्या लिखेंगे हम? 1 नंबर में दोनों बिंदुओं या स्थानों के मध्य सीधी दूरी। अर्थात विस्थापन क्या है? एक प्रकार की दूरी है, लेकिन ये क्या है? सीधी दूरी है। याद रखना है ये क्या है? सीधी दूरी है। और इसमें याद रखना ये क्या है? रास्ते की लंबाई है। तो दूरी क्या है? दो बिंदुओं के मध्य चले गए रास्ते की लंबाई। और विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के मध्य चली गई सीधी दूरी। मतलब सबसे छोटे रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। पहली चीज। अब क्या है? यदि सबसे छोटा रास्ता है, लंबा रास्ता आप यहां से हो सकता है, आपको जाना तो इधर है, लेकिन आप यहां से इधर चलना शुरू किए थे, घूम फिर के यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि सीधी दूरी की बात करें तो आप इधर उधर नहीं चल सकते। आपके लिए दिशा निश्चित है, आपको इधर ही चलना पड़ेगा, तभी सीधी दूरी होगी, तभी आप सीधा यहां से यहां पहुंचेंगे। ये बात तय हुई या नहीं हुई? ये तय हो गई कि इसमें आप किधर भी जा सकते हैं और अगले स्थान पर पहुंच सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। इसमें आप किधर भी जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात आपको उस बिंदु की तरफ ही चलना पड़ेगा। अतः हम क्या कह सकते हैं? दूरी कैसी राशि है?
दूरी अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि विस्थापन क्या है, ये सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का प्रतिबंध है। ठीक है, दूरी और विस्थापन में ये। तीसरी चीज, दोनों की इकाई क्या होगी, चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दोनों की इकाई क्या होगी, मीटर, क्योंकि दोनों है तो रास्ते की लंबाई, ये भी सीधी दूरी है और ये भी दूरी है, तो इसकी भी इकाई क्या होगी, मीटर। और विमा क्या होगी, कैपिटल एल, इसकी भी विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल एल। इतना समझ में आता है। चौथी चीज, दूरी है वो हमेशा इससे छोटी होगी, या तो यदि ये भी सीधी दूरी है और वो भी सीधी दूरी है तो दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो दूरी क्या हो सकती है, वो विस्थापन के बराबर हो सकती है। पहली चीज क्या है, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि विस्थापन है वो दूरी से छोटा हो सकता है। मतलब इसका तो ये रहेगा, यदि आप इस रास्ते से गए हैं, इधर भी इस रास्ते से गए हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इसमें यदि आप इस रास्ते से या इस रास्ते से गए हैं, इसमें तो दूसरे रास्ते से जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसमें तो इधर से ही जाना पड़ेगा। ये रास्ता और ये रास्ता अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या है, यदि ये रास्ता या ये रास्ता आपने चूज कर लिया, उस समय आपकी दूरी विस्थापन से बड़ी हो जाएगी, अर्थात विस्थापन दूरी से छोटा हो जाएगा। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन सदैव दूरी से छोटा अथवा दूरी के बराबर होता है। तो आपको यहां से एक तो ये बात, एक ये बात और एक ये बात, ये तीन चीजें स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए। पहली चीज, रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। दूसरी चीज, दूरी अदिश राशि है। तीसरी चीज, दूरी या तो विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी। इधर से देखें तो याद रखने के लिए दो बिंदुओं के मध्य या दो स्थानों के मध्य सीधी दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन की इकाई क्या है, मीटर है, और ये इसके बराबर होती है। तो ये चार चीजें हो गई। ठीक है, चौथी बात इसमें देखो, चाहे से इधर से देखो, दोनों के लिए एक ही है चौथी बात। मतलब दूरी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू विस्थापन। दूरी हमेशा या तो विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी। ठीक बात। तो अब आगे गति। तो इसमें जैसे दूरी और विस्थापन दो टॉपिक थे, तो वैसे ही हम चाल और गति मतलब वेग दो टॉपिक लेकर चलेंगे, दोनों को पैरेलल लेकर चलेंगे ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो चाल में पहली चीज क्या है, चाल में पहली चीज है एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी, तो ये क्या है, चाल। उसी प्रकार से यदि हम वेग की बात करें तो एकांक समय में तय विस्थापन। तो एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन या चला गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। दूसरी चीज, यदि इसके सूत्र की बात करें तो जैसे मान ले दूरी क्या थी, मान लेते हैं दूरी s थी या दूरी a है। इसको यदि हम दूरी को डिस्टेंस से दर्शाएं, इसमें यदि हम समय का भाग लगाएं तो ये क्या हो जाएगी, चाल। एकांक समय में तय की गई चाल। कैसे, जैसे यदि t समय में s दूरी तय करता है तो एक समय में कितनी दूरी तय करेगा, s बट्टा t। तो एक समय में तय की गई दूरी, तो एक समय में तय की गई दूरी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी। और ये क्या होती है, चाल होती है। मतलब s बट्टा t को हम क्या कह सकते हैं, चाल। तो s बट्टा t क्या हो गई, चाल हो गई। आ रही बात समझ में। और इसकी यदि इकाई की बात करें तो
तो इकाई थोड़ी देर पहले देख ही ली थी हमने, क्या हो जाएगी, दूरी की तो मीटर और समय की सेकंड, मतलब मीटर प्रति सेकंड। और यहां इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी L1 T-1। और अन्य राशियों पर हो सकता है या तो 0 लगाया हुआ हो या नहीं लिखे। अब यदि इसके सूत्र की बात करें, इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन को भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसे दर्शाते हैं, बटा समय, मतलब T। सेम सूत्र हो जाएगा दोनों का, और इसकी भी इकाई सेम रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूरी। इसमें क्या है, समय, समय अदिश राशि है, दूरी भी क्या है, अदिश राशि है। समय और दूरी दोनों ही क्या है, अदिश। ये क्या है, अदिश, ये भी क्या है, अदिश। मतलब दो अदिश राशियां, मतलब यहां सदिश कुछ नहीं है, यहां इस सूत्र में कोई सदिश नहीं है। इसका मतलब चाल भी क्या रहेगी, चाल कैसी राशि रहेगी, अदिश रहेगी। और यदि इधर देखें तो समय क्या है, अदिश, और विस्थापन क्या है, सदिश। इसका मतलब ये क्या रहेगी, ये सदिश रहेगी। तो दूसरी चीज, वेग और चाल में से वेग कैसी राशि है, सदिश, और चाल कैसी राशि है, अदिश। ठीक है, अगली बात करें, इसको कभी कभी यदि आपका परिवर्तन मतलब बहुत छोटे से समय में, मतलब सेकंड के भी किसी बहुत छोटे भाग में बहुत कम दूरी तय करी गई है, उस समय इस सूत्र को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, v बराबर ds बटा dt। और इसको दर्शा सकते हैं उस समय v बराबर ds बटा dt। ये सूत्र आपको याद रखना है। ये d क्या दर्शाता है, यहाँ पर s बटा t तो पहले से ही था, यहाँ पर ये d किसको दर्शाता है, ये छोटे से परिवर्तन को दर्शाता है। s और do क्या है, यहाँ पर छोटा सा परिवर्तन। यदि अल्प परिवर्तन, बहुत थोड़े से समय में बहुत थोड़ी सी दूरी तय करी है, मतलब थोड़ा सा नाममात्र का परिवर्तन हुआ है जिसको हम ऐसे आसानी से मेजर नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रकार से नगण्य परिवर्तन कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं d से दर्शाते हैं। और उस समय ये सूत्र ds बटा dt हो जाएगा s बटा t के स्थान पर। ठीक है, ठीक है। अब यदि हम दोनों के एक एक उदाहरण देखें, इनके एक एक उदाहरण देखें, तो उदाहरण दोनों के सेम सेम ही आएंगे, क्योंकि लगभग समानता है इनमें, अदिश सदिश का ही लगभग अंतर है, और अन्यथा दोनों में यहां तक समानता रहती है। कैसे, जैसे इसका उदाहरण देखिए, हम उदाहरण देखते हैं, 5 सेकंड में किसी कार द्वारा तय की गई दूरी 100 मीटर है, चाल ज्ञात करें। ठीक है, चाल ज्ञात करें, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब 100 बटा 5 बराबर 20, इकाई क्या थी, मीटर प्रति सेकंड। इधर इसी सूत्र को करें, यदि समय आपको दे रखा है 20 सेकंड और विस्थापन आपको दे रखा है, विस्थापन दे रखा है 200 मीटर, तो आपके पास वेग क्या हो जाएगा, सेम सूत्र काम में आएगा, क्या, विस्थापन बट्टा समय, और आंसर आ जाएगा आपके पास 200 बट्टा 20 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, औसत चाल की या औसत वेग की, दोनों के लिए सेम सूत्र रहेगा। औसत चाल या औसत वेग की बात करें तो पहले औसत चाल की बात करें। औसत चाल, औसत चाल के लिए आपको याद रखना है
समय में सीधा सूत्र ही लिख लेते हैं इसके लिए। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय। ठीक है। इसी प्रकार से औसत वेग, औसत वेग क्या हो जाएगा, तय किया गया कुल विस्थापन बटा लगा कुल समय। ये दोनों थोड़े मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं। कुल औसत चाल हो चाहे से औसत वेग हो, सेम सूत्र है, सेम ही हल होंगे दोनों। लेकिन यदि औसत चाल का मान लो चाहे औसत वेग का मान लो, यदि ये क्वेश्चन आते हैं थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं कंपटीशन एग्जाम में। एकदम सरल सूत्र है इसका, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे सूत्र लिखवाते हैं। एकदम इतना सा सूत्र है, तय की गई कुल दूरी बट्टा कुल समय, या तय किया गया कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। जैसे आपको एक सूत्र लिखवाया जाता है, एक व्यक्ति जाते वक्त उसका समय इतना होता है, आते वक्त उसका समय इतना होता है, यदि उसको कुल जर्नी में 2 घंटे लगे तो बताओ औसत चाल क्या होगी। या फिर अलग अलग वैसे कई सूत्र लिखवाए जाते हैं, तो वैसे सूत्र यदि वैसे सवाल हो तो आपको कुछ ही नहीं करना है, लगी कुल दूरी और कुल समय का भाग लगाना है। एक व्यक्ति, जैसे उदाहरण की बात करें हम, तो एक व्यक्ति 5 सेकंड में 100 मीटर चलता है, फिर 10 सेकंड में चलता है वो 50 मीटर, और फिर वो 5 सेकंड में वो चलता है 20 मीटर, ऐसे है। अब आपको औसत चाल ज्ञात करनी है, औसत चाल ज्ञात करनी है तो कुल दूरी, औसत चाल का मतलब क्या हो जाएगा, औसत चाल कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 100 + 50 + 20 बट्टा 5 + 10 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 170 बट्टा 20, और यह आ जाएगा 8.5 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे आ जाएगा। अब इसको वैसे निकालते, कई लोग अलग अलग निकालते, पहले ये वेग निकालते, ये वेग निकालते, ये वेग निकालते, कोई अलग ही नया सूत्र लगाते, वैसे करने की जरूरत नहीं है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। लेकिन विस्थापन में थोड़ा सा समस्या आती है, विस्थापन में थोड़ी सी समस्या ऐसे आती है, जैसे विस्थापन क्या था, इस बिंदु और इस बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की सीधी दूरी थी। एक व्यक्ति है यहां दूरी में चलना शुरू करता है, दूरी की बात करें, दूरी में चलना शुरू करता है, यहां से यहां गया, फिर वह यहां से चलकर यहां आया, तो पहले तो वो गया फिर वापस आया। बाइक की दूरी, बाइक के मीटर में दर्शाई गई दूरी कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, बाइक तो जाते वक्त भी किलोमीटर दिखा रही थी, आते वक्त भी दिखाएगी, मतलब इसको और इसको दोनों को बाइक क्या कर लेगी, जोड़ लेगी। हरी बात समझ में, दूरी में क्या है, जितनी दूर गए आप उतनी दूर वापस भी आए तो दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन विस्थापन में क्या है, बाइक के मीटर के द्वारा दिखाई गई दूरी नहीं होती, आप जहां वर्तमान में हैं और जहां अंत में होंगे उन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है। यदि आप वर्तमान में यहां अंत में यहां हैं तो इसके और इसके बीच की सीधी दूरी होगी। यदि आप वर्तमान में यहां है और आप वहां से जाकर के वापस यहां पहुंच गए तो फिर इस बिंदु से कोई मतलब नहीं, आपके द्वारा तय किया गया विस्थापन इतना सा ही होगा, मतलब वर्तमान बिंदु और आपके अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होगी। अर्थात यदि आप यहां से यहां गए फिर यहां से चलकर वापस यहां आ गए, जहां से चले थे वहीं घूम फिर के यदि आप वापस आ गए तो आपके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। जैसे इस बात को आप यहां लिख सकते हैं साइड में कि यदि यहां से कोई चलना शुरू करता है घूम फिर के वापस यहीं पहुंच गया तो यहां विस्थापन कितना होगा, यहां विस्थापन बराबर 0। एक व्यक्ति जैसे ए से चला ए पर ही वापस पहुंच गया, एक व्यक्ति बिंदु ए से चला बिंदु बी पर पहुंचा और बिंदु बी से चला वापस बिंदु ए पर पहुंच गया, तो यहां पर भी विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन बराबर 0। लेकिन यहां पर भी दूरी क्या है,
शून्य नहीं हुई है, और यहाँ पर भी दूरी क्या है, शून्य नहीं हुई है। इसलिए इसमें तय किया गया कुल विस्थापन निकाल रहे हो, उस समय यदि आपकी कोई वस्तु, कोई गाड़ी यहाँ से चलकर यहाँ घूमकर वापस यहाँ आ गई, तो कुल विस्थापन दोनों के जोड़ के बराबर नहीं होगा, कुल विस्थापन शून्य होगा। और यदि यहाँ पर गाड़ी आपकी यहाँ से चली, यहाँ जाकर वापस यहाँ आ गई, तो कुल विस्थापन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। इस बात पर आपको ध्यान रखना है, विस्थापन या फिर वेग और चाल में ये अंतर रहेगा। अब हम गति में आगे बात करते हैं ग्राफ की। गति में आगे बात किसी करते हैं ग्राफ की। ठीक है, तो अपने पास गति मतलब वेग का सूत्र क्या था, वेग बराबर था अपने पास विस्थापन बट्टा समय, मतलब v बराबर s बट्टा t। मतलब यदि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे क्या बदलेगा, विस्थापन बदलेगा। आ रही बात समझ में? और विस्थापन बदलेगा तो क्या बदलेगा, वेग बदलेगा। हो सकता है कि ये वर्तमान में 5 है और ये 5 है, तो वेग कितना है, 1 है। बढ़ करके ये 10 हो जाए, थोड़ी देर बाद में ये भी 10 हो जाए, तो भी ये कितना रहने वाला है, 1 है। मतलब इसके सापेक्ष इसका जो हम ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ कैसा आएगा, मतलब ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है इसका, इसके लिए हम ग्राफ कैसा कैसा बना सकते हैं, v बराबर s बट्टा t। यदि हम समय s और विस्थापन s और समय t के मध्य ग्राफ बनाएं, टी के मध्य ग्राफ बनाए, तो जैसे जैसे समय तो हमेशा बढ़ता ही है, सबको बताए समय हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, विस्थापन भी बढ़ेगा। तो विस्थापन भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है, तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा। ऐसा ग्राफ आएगा तो इसके और इसके बीच में क्या, विस्थापन और समय के बीच में जो ये कोण बनता है ना, ये कोण, इस कोण का टेन थीटा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। हरी बात समझ में? विस्थापन समय ग्राफ का स्पर्शज्या टेन थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं, टेन थीटा को हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, विस्थापन और समय ग्राफ का स्पर्शज्या क्या होता है, वेग कहलाता है। विस्थापन समय ग्राफ का स्पर्शज्या वेग कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सूत्र, ये जो ग्राफ है वो किसका है, ये ग्राफ है नियत वेग का। किसका ग्राफ है, नियत वेग का। इसमें वेग नियत है, विस्थापन और समय नियत नहीं है। ठीक है, और यदि ये आपका ग्राफ है, इधर तो है विस्थापन और इधर है समय। ठीक है, इसी सूत्र को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, S बराबर V इंटू टी, और दो चीजों का गुणनफल सदैव क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। मतलब यदि वेग का ग्राफ ये रहा, विस्थापन समय ये रहा, विस्थापन ये रहा, इनके बीच का ये जो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल, ये किसको दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है। वेग गुणा समय, दो चीजों का गुणनफल क्या होता है, क्षेत्रफल। और वेग और समय का गुणनफल करेंगे तो क्षेत्रफल ये आएगा, और ये क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, विस्थापन। इसको विस्थापन समय ग्राफ को कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है, एस टी करवाए, एस टी ग्राफ इधर तो एस इधर टी, तो एस टी ग्राफ का स्पर्शज्या वेग कहलाता है, वेग समय ग्राफ का स्पर्शज्या वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे ये ग्राफ है, इधर अगला एस देगा, इधर टी देगा, ये ग्राफ देगा, और अगला कहेगा कि यदि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो बताइए तय किया गया विस्थापन कितना है। तो तय किया गया विस्थापन कितना होगा, ये क्षेत्रफल के बराबर है।
तो ये क्षेत्रफल किसका होगा, ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते ही हैं कितना होता है, कितना होता है 1/2 गुणा आधार, आधार कितना हुआ 2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हुई 1, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर आया 1 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, सॉरी 1 मीटर, ये क्या आ गया आपका विस्थापन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आएगा तो कैसे आएगा, इसका एग्जाम्पल आएगा जैसे आपको इधर तो दे दिया विस्थापन, इधर दे दिया समय, ये ग्राफ, और अगला कहेगा कि यदि यहां 1 है और यहां √3 है यहां √3 है, तो बताइए इस बिंदु पर वेग कितना है या फिर वेग का मान कितना है। ये ग्राफ देकर के अगला कहेगा कि बताइए वेग कितना है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन समय ग्राफ का स्पर्शज्या। स्पर्शज्या का मतलब tan थीटा, स्पर्शज्या का मतलब tan थीटा। तो वेग पूछा है तो वेग के लिए क्या निकालना है आपको, स्पर्शज्या। स्पर्शज्या बराबर tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या हुआ, लाल बट्टा कक्का से निकाल सकते हैं नहीं, ये क्या है tan थीटा। लंब इसके सामने की भुजा ये कितनी है 1/, आधार ये भुजा कितनी है √3, तो इसके बराबर √3 tan थीटा का मान, इसका स्पर्शज्या क्या कहलाता है वेग, और tan थीटा का मान चाहिए था हमें, tan थीटा का मान आ गया कितना 1/√3, तो ये इतना मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो गया इसका, ये वेग हो गया 1/√3 वेग हो गया। यहां पर वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है। इस प्रकार से आज की हमारी इस क्लास में हमने मोशन गति का टॉपिक संपूर्ण तरीके से पूरा पढ़ लिया है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे त्वरण।